अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमने लेक्चर स्टडी करना है वो है रेट ऑफ रिएक्शन 7.2। अच्छा जी, 7.2 के अंदर जो हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं ये बात कहूँ कि पूरे चैप्टर में हम क्या स्टडी करते हैं तो वो यही टॉपिक है, रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली चैप्टर की अगर हम पूरी तरतीब से बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने इसमें फैक्टर देख रहे हैं तो वो भी रेट ऑफ रिएक्शन के, उसके अलावा इसके केमिकली हम इसको डिटरमाइन करते हैं तो वो भी रेट ऑफ रिएक्शन, उसके अलावा हमने हाफ लाइफ में भी फाइंड करना है तो रेट ऑफ रिएक्शन, उसके अलावा एंजाइम के हवाले से भी देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन। उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, फिजिकली मेथड है, केमिकली मेथड है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स जो पढ़ने का एक ही मकसद है और वो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो फिर ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज है? तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर H पॉजिटिव Cl से बनता है तो वो क्या बन जाता है, HCl। तो ये रिएक्टर मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है ना वो बेसिकली क्या होती है, डिक्रीज, और जो प्रोडक्ट होती है ना उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, इंक्रीज, मिकदार बढ़ती है। मिसाल के तौर पे अगर आप चाय बना रहे हैं तो दूध और जो उसके अंदर हम पत्ती डालते हैं तो वो क्या होती है कि रिएक्टेंट होते हैं जो आस्ता आस्ता चाय में कन्वर्ट होते हैं। तो दूध का रंग या जो कलर होता है वो आस्ता आस्ता कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, चाय के अंदर। तो रिएक्टेंट कम होते हैं, प्रोडक्ट बढ़ते हैं, तो प्रोडक्ट इंक्रीज, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज। आगे डेफिनेशन है, द चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर अ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अ टाइम टेकन बाय अ चेंज। जो टाइम जितना उस चेंज में लगता है उसको और उसकी कंसंट्रेशन जो चेंज होती है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये फार्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम कौन सा है हमारे पास, टाइम टेकन फॉर अ चेंज। तो इसे हम ये भी मुख्तसर तौर पे लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल सी ओवर डेल टी। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो जो लॉ ऑफ मास सेक्शन का यूनिट है कंसंट्रेशन का कि मोल डेसीमीटर पर क्यूब, तो इसका टाइम का होता है सेकंड, तो इसका यूनिट बन जाता है मोल डेसीमीटर पर क्यूब पर सेकंड। ये यूनिट किस चीज का है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है। ओके, अच्छा अब हमने ना ग्राफ बनाना है जिस ग्राफ में हमने ये बताना है कि इस साइड पे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे एक तरफ कंसंट्रेशन है और एक तरफ हमारे पास टाइम है। अब अगर हम ग्राफ के हवाले से यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कंसंट्रेशन और टाइम, ये मैं कहता हूँ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट यानी ए मॉलिक्यूल है, ये यहां से इधर जा रहा है। अब यहां से अगर मेरे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है ना तो इसके इस तरीके से मैं ग्राफ बनाता हूं। ये मैं इसको कहता हूं बी, तो क्या कहता हूं ए। अब ए रिएक्टेंट है और जो बी है वो क्या है, प्रोडक्ट, और ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर हम इसको ग्राफ का अगला हिस्सा जो है वो कुछ नहीं करते, वो डिपेंड करता है कि किस तरफ जाता है। हमें ये बताना पड़ता है कि बेसिकली रिएक्टेंट जो है वो उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की क्या हो रही है, इंक्रीज, और एक पॉइंट आता है जिसपे आके क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम। हम इसको थोड़ा सा दोबारा एलैबोरेट करते हैं। देखें, ये है हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और ये है प्रोडक्ट की। ये है जी ए जो रिएक्टेंट है और ये है जी बी जो कि प्रोडक्ट है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि हम इसके अंदर स्लोप के अंदर बताएंगे कि जब स्लोप के हवाले से बात करते हैं कि सबसे पहले रिएक्टेंट की स्लोप शुरू से ही डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की क्या हो रही है, इंक्रीज। द स्लोप ऑफ द ग्राफ फॉर अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज अ स्टीपनेस एट द बिगनिंग। उसके बाद हम कुछ लिखेंगे इसके बारे में, वो ये कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आर डिक्रीज विद द टाइम। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होते विद द टाइम क्योंकि वो किसमें चेंज हो रही है, प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज विद द टाइम। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब इसके बाद अगला हम डिसाइड करेंगे कि आया ये इसके बाद इक्विलिब्रियम होने के बाद पैरेलल रहती है, एक की इंक्रीज और दूसरे की डिक्रीज होती है,
या मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट बन जाती है और रिएक्टेंट खत्म हो जाते हैं। तो ये तीनों में से कौन सा स्टेप होता है। लेकिन इस ग्राफ से रेलेवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि बेसिकली हम इस तरीके से बताते हैं कि इन ग्राफ द ग्राफ लाइन ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज डिक्रीज विद द टाइम एंड द ग्राफ लाइन ऑफ द बी प्रोडक्ट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज इंक्रीज विद द टाइम। अब ग्राफ को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, ए और बी दो चीजें हैं। ए के साथ ये जो साइन है ना वो नेगेटिव आता है और बी के साथ क्या आता है, पॉजिटिव। टाइम नीचे डिवाइडेड है, क्यों आता है? ए के साथ जो नेगेटिव का साइन है वो ये इंडिकेट करता है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ कम होती है, और जो प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव का साइन रखा हुआ है ये हमें इस चीज की इंडिकेशन देता है कि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है, इसलिए पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है। तो यहां पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। टॉपिक है हमारे पास 7.2.1 चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, जिसमें हम स्टडी करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट। हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट। अगर हम इन दोनों के हवाले से बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि रिएक्शन, मिसाल के तौर पे एक सीमेंट की फैक्ट्री है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और बेशुमार क्वांटिटी को डाल के सीमेंट बनाया जाता है। इस तरह फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है। इस तरह जो आप लोग टमाटो चिप्स वगैरह खाते हैं, लेज वगैरह, उसकी भी फैक्ट्री है। तो ये एक रिएक्टेंट मिल के आगे प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। अगर मालिक ओनर आके कहता है कि मुझे बताओ इस वक्त जो रिएक्शन चल रहा है वो कितने टाइम के बाद प्रोडक्ट बनाएगा, तो हमारे इन चीज़ों को रिएक्शन के रेट को फाइंड करने का एक बेहतरीन तरीका है। बेसिकली एक आदमी है जो चॉकलेट की फैक्ट्री बना रहा है और उस चॉकलेट की फैक्ट्री में उसकी चॉकलेट जो बन के मार्केट में जाती है वो 80 रुपीज़ की चॉकलेट सेल करता है पर पीस, लेकिन उसकी कॉस्ट 50 आ रही है। उसके मुकाबले में दूसरे ब्रांड की जो चॉकलेट है वो भी 80 रुपीज़ की है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ है, यानी 20 रुपीज़ पर चॉकलेट उसे बचत है। तो इसका मतलब ये है कि ये इस हिसाब से हमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है कि रिएक्शन को टाइम कितना लगता है, या किसी भी लम्हे रिएक्शन को रोक के देखा जा सकता है वो कितना मुकम्मल हुआ है। तो अगर हम कहते हैं रेट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल इज कॉल्ड, अगर किसी भी रिएक्शन के किसी भी एनी इंस्टेंट किसी भी लम्हे उसे चेक करते हैं उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और अगर हम कहते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, दो टाइम्स के बगैर दरमियान होता है, उसे कहते हैं एवरेज रेट। इसे हम रेट ओवर द टाइम पीरियड भी कहते हैं। फर्स्ट में ना, स्टार्ट में, शुरू में ये क्या होता है, लार्ज, ज्यादा होता है, और फर्स्ट में ये जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल। लास्ट पे ये क्या होता है, स्मॉल होता है, और लास्ट पे ये क्या होता है, लार्ज। क्योंकि शुरू में ये जब रिएक्शन चला होगा यानी मुकम्मल होने के लिए, तो इसको मतलब देखें ना, अगर इस रिएक्शन ने यहां से लेके यहां तक पहुंचना है तो शुरू में ये ज्यादा है, इसका अभी तो प्रॉपर इनका डिफ्रेंशिएट भी नहीं किया, लेकिन ये तो मुकम्मल हो गया, लेकिन ये तो एक ही था। यहाँ पे दो के दरमियान जो रेट निकालते हैं वो ज़्यादा निकलता है। तो ये हमारे पास दो रिएक्शन है जिसमें एक स्पेसिफिक टाइम में और एक दो स्पेसिफिक टाइम में और एक ही टाइम में, मतलब इसमें एक एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल, ये एक ही रिएक्शन है जिसमें किसी भी लम्हे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और ये दो भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें हम किसी भी लम्हे चेक कर सकते हैं। और इसके लिए एवरेज रेट तभी आता है, एवरेज तभी आती है जब हम उसको मुकम्मल होने दिया जाए। अब गाड़ी का मिसाल ले लें, पेट्रोल होता है, उसकी एवरेज तभी मुकम्मल आती है ना जब आप किलोमीटर्स मुकम्मल कर लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि कितने मुकम्मल गाड़ी चलने के बाद पता चलता है कि इसकी कितनी फ्यूल एवरेज है। तो एवरेज जो है वो बेसिकली दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, ये कहाँ से चले और कहाँ तक मुकम्मल हो, उसमें मुकम्मल चीज़ को होने के बाद फाइंड करते हैं।